नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल विषय के अध्याय 4 कृषि के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन रामबाण की तरह काम करेंगे। इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से बार बार देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा और आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम आपको आसान लगने लगेगा, इसलिए ज़रूर पढ़ें ध्यान से। आइए शुरू करते हैं हम क्लास को। अध्याय 4 कृषि। पहला क्वेश्चन, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चा माल उपलब्ध करता है। कच्चा माल क्या होता है? जैसे कृषि से हमने गेहूं उत्पादन किया। अब गेहूं क्या है कि वो हमारे लिए कच्चा माल है। अब गेहूं को हम जब आटा में परिवर्तित करेंगे तब उसको हम रोटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या उससे हम ब्रेड बना सकते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होगा, फिर उद्योग में भी काम करेगा। तो कच्चा माल कृषि से हमें मिलता है। कर्तन और दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कर्तन और दहन प्रणाली को हम झूम के खेती के नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसे जलाना और काटना और जलाना के नाम से भी जानते हैं। कर्तन और दहन, झूम खेती, कर्तन और दहन को पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि, इसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह क्या होता है? जब हमारे पास कृषि करने का ज़मीन नहीं होती है तो हम जंगलों को साफ करते हैं, और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र आज भी ऐसे हैं कि जंगलों को साफ करके वहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन तैयार करते हैं और वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। और 2 साल, 3 साल, 4 साल कृषि करने के बाद जब उसकी उत्पादकता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे फिर से यही प्रक्रिया करते हैं। फिर से उसको जंगल साफ करते हैं, वहाँ पे जलाते हैं, वहाँ पे साफ करके पुनः कृषि कार्य करते हैं, और यही प्रक्रिया बार बार करते हैं, जिससे जंगल को नुकसान हो रहा और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा। तो इस प्रकार की कृषि में सरकार ने रोक लगाने का बहुत प्रयास किया है, और आगे लगभग बंद भी हो गया। कुछ क्षेत्रों में भी है जिनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। आइए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण क्या है? रोपण फसलें हैं। रोपण फसलें अगर आपसे पूछता है कि रोपण फसलें क्या हैं, उनके नाम बताइए, उनके महत्व क्या है, तो रोपण फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना हमारी महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। यह एक व्यापारिक फसल के रूप में भी आती हैं, है ना, ये इसका महत्व हो जाएगा। रबी फसलों को हम शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में काटते हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में क्या करते हैं? बोते हैं। शीत ऋतु में लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम बोते हैं और मार्च, अप्रैल में इसे हम काटते हैं। तो शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में काट लेते हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्यतः ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों को क्या करते हैं? खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसे हम काट लेते हैं। कब काट लेते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसे हम काट लेते हैं। इसकी मुख्य फसलें खरीफ की चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, ये मुख्य खरीफ फसलें हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। तो पहली क्या है? पहली चावल हो जाएगी। रबी की फसल के लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी हमारे क्या हैं? मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा और रागी ये क्या हैं? मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और एक बार पुनः अभियान धीरे धीरे चल पड़ा है मोटे अनाजों की ओर, तो हमारी संस्कृति में बदलाव आ रहा है। पुनः हम अपने मोटे अनाजों की ओर, पुरानी संस्कृति की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला, दालें जो होती है, दाल, इन्हें हम फलीदार फसल कहते हैं, क्योंकि इसमें
फल मतलब फलीदार दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों अलग अलग सेम साइज़ के बनते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। मतलब क्या हुआ इसका, भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी करता है और उपभोग भी कर लेता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से उपभोग भी हो जाता है और उत्पादन भी विश्व में सबसे ज़्यादा। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दालें हमें सबसे अधिक क्या देती हैं? प्रोटीन। दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दालें जो होती है भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, बना कर रखती हैं। दालों से नाइट्रोजनीकरण होता है, नाइट्रोजन हमारी भूमि की उत्पादकता को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी जो खाद होती है, रासायनिक खाद, वो NKP में ही होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजनीकरण कहाँ से मिल जाता है? दालों के जड़ों से मिल जाता है, तो इसकी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है। गुजरात जो है अपना, गुजरात राज्य, ये मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। गुजरात क्या है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है। ये कैसी है? तिलहन फसल है। चाय ये एक रोपड़ फसल है, हमने ऊपर देख लिया है। असम, दार्जिलिंग और तमिलनाडु। असम राज्य, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी कौन सी किस्म की मिलती है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में कॉफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी। यमन खाड़ी देशों में आता है, यमन, ओमान, ये खाड़ी देशों में आता है। यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। और भारत में कौन सी कॉफ़ी होती है? अरेबिका किस्म की। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रबड़, कपास, जूट। रबड़, कपास, जूट कैसी हैं? रेशेदार अखाद्य फसल है, इन्हें खाया नहीं जाता है। ये रेशेदार फसल है और अखाद्य फसल है। रबड़ जो है ये भूमध्य रेखी क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखी क्या है? भारत के नीचे, भारत की हमारी जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, तो जो 0 डिग्री है वही भूमध्य रेखा है। तो 0 से जैसे ऊपर आते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट में भारत की स्थिति मिलती है। तो ये यहाँ पे नीचे वाले भारत के दक्षिणी भाग में रबड़ के उत्पादन किया जाता है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है, वही दक्षिणी वाला भाग, केरल और तमिलनाडु में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। इसे रेशम उत्पादन मतलब सेरीकल्चर, याद रखना है, सेरीकल्चर भी पूछ, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? रेशम उत्पादन से। कपास का उत्पादन भारत का जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। कपास का उत्पादन चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे करता है। और कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला बेल्ट जो दक्कन का पठार है, ये इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी की ज़्यादा है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है। आइए अगला, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आइए अगला, जूट को हम सुनहरा, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। किसको? जूट को। बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सुनहरा रेशा के नाम से हम किसे जानते हैं? सुनहरा रेशा के नाम से हम जूट को जानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक है। और जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। जूट से काम क्या होता है? बोरियां और चटाई, रस्सी बनाई जाती हैं। भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इसमें भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं और विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन जो शुरू किया है उसे हम रक्तहीन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह ऐसा आंदोलन है जिसमें युद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और अपनी इच्छा से इन्होंने भूमि के बड़े बड़े भाग को दान किया है।
जिनके पास, जो भूमिहीन लोग थे। अगला, ग्राम स्वराज की अवधारणा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया है। महात्मा गांधी विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और विनोबा भावे उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को। इसी प्रकार की आपकी क्लासें लगातार आती रहेंगी। आप लोग ध्यान से पढ़ें। आपके सुंदर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।